वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव अभी आना बाकी है। केंद्र की सरकार इसको लेकर एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके पहले ही इसका विरोध होना शुरू हो गया है। हालांकि अन्य पार्टियां खुलकर के अभी सामने नहीं आई हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। 22वां लॉ जो कमीशन है उसने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 6 सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब चुनाव आयोग के साथ साथ देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को देना है। आज हम अपनी रिपोर्ट के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है और देश में ऐसा पहले कब हुआ था। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने के बाद कौन कौन सी व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी और किसे फायदा होगा और किसको नुकसान। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय अपनी टैगलाइन का ध्यान रखें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। केंद्र की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लाने वाली है। देश का जो 22वां लॉ कमीशन है उसने 6 प्रश्नों का एक लिफाफा चुनाव आयोग समेत देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को भेज दिया है। लॉ कमीशन ने पूछा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर करवाया जाता है तो किस तरह से लोकतंत्र, संविधान के मूल ढांचे या देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ होगा। और अगर हंग असेंबली या त्रिशंकु सांसद या विधानसभा की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या लोकसभा स्पीकर या विधानसभा के स्पीकर अपने स्तर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है? अगर वह ऐसा करता है तो संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुरूप होगा। क्या ऐसा करने के बाद से 10वीं अनुसूची में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता होगी और अगर आवश्यकता होगी तो वो किस हद तक होगी? अच्छा, एक सवाल ऐसे में और भी उन्होंने पूछा है कि ऐसे में अगर चुनाव होते हैं तो किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करना क्या अब असंवैधानिक होगा? कुछ ऐसे ही सवाल हर राजनीतिक पार्टी के पास पहुंच चुका है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के पास भी इन सवालों की एक फहरिस्त पहुंच चुकी है। केंद्र की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रस्ताव लाने की जो तैयारी उसने जो किया है या लाने वाली है, ऐसे में प्रस्ताव आने से पहले ही देश की इकलौती पार्टी यानी जिसकी सरकार पंजाब और दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी, इसके विरोध में आ खड़ा हुई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो इसके बाद भी बहुत से परिवर्तन होंगे। किस तरह के परिवर्तन होंगे इसके बारे में हम बताएंगे आपको बाद में। पहले आइए जान लेते हैं कि हमारे देश में पहले कब कब वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत चुनाव हुए थे। दरअसल 1952 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन की तरीके से पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए थे, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन वर्ष 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं भंग हो गई थी, जबकि 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई थी। उसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन की जो परंपरा है वो टूट गई थी। उसके बाद से अलग अलग चुनाव होने लगे थे। अब एक बार फिर केंद्र की सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पर पूरे देश में एक साथ चुनाव, यानी लोकसभा और देश की सारी विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो। एक बात बहुत ही व्यवहारिक है, गौर कीजिए कि एक साथ अगर पूरे देश में चुनाव हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें
फर्ज कीजिए कि बिहार या उत्तर प्रदेश में किसी अन्य पार्टी की सरकार है और केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार 2 साल या 2.5 साल के बाद गिर जाती है या वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है कानून व्यवस्था गड़बड़ होने की स्थिति में, तो इसके बाद ऐसे राज्यों में क्या होगा? क्योंकि चुनाव तो होंगे 5 साल के बाद, यानी पूरा बचा हुआ जो समय है 2 साल हो या 3 साल का हो, वहां या तो चुनाव नहीं होगा या फिर राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। फिर जैसा कि लॉ कमीशन ने सवाल पूछा है कि क्या लोकसभा या स्पीकर या विधानसभा के स्पीकर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? ऐसे में संभव है कि केंद्र में जिसकी भी सरकार होगी उसकी कोशिश यही होगी कि जिन राज्यों में सरकार गिर गई है या राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है वहां पर वह अपने मनमाफिक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनवा सके या अपनी पार्टी की सरकार बना सके। कथित तौर पर केंद्र की सरकार ही तय करती है कि किस राज्य में किसे राज्यपाल बनाना है। पिछले कई दशकों से ऐसा ही होता आ रहा है। केंद्र की सरकार अपने मन मुताबिक ही किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करती है। यानी राज्यपाल भले ही संवैधानिक पद पर बैठे हों, लेकिन केंद्र की सरकार की बात करें तो लोग यही मानते हैं कि वो राज्यपाल केंद्र सरकार को ही जवाब देता है। ऐसे में पूरी संभावना है कि राज्यपाल के जरिए केंद्र की सरकार राज्यों में भी अपने मनमाफिक सरकार बनाने की पहल जरूर करेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन का फार्मूला भले ही सही हो सकता है, ऐसा करने से चुनाव में जो खर्चे होते हैं उसमें भी बहुत हद तक कमी आ सकती है, लेकिन इसमें व्यवहारिक दिक्कतें भी बहुत आएंगी और संभव है कि केंद्र की सरकार बहुत हद तक अपने मुताबिक राज्यों में भी हुकूमत करने की कोशिश करेगी। आज आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है, जबकि अभी यह प्रस्ताव आया नहीं है, लेकिन देश की तमाम पार्टियां 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध जरूर करेंगे। हालांकि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश की तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए न निगला जा रहा है और न ही उगला जा रहा है के रूप में सामने आएगा। अगर विपक्ष की पार्टियां 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करती हैं तो कहीं न कहीं केंद्र की एनडीए सरकार, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आने वाले चुनाव में देश की जनता को यही बताने की कोशिश करेगी कि वह 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने का प्रस्ताव न सिर्फ ला रही है बल्कि करवाना चाहती है, क्योंकि इससे खर्चों में कमी आएगी। जो भारी भरकम खर्चे होते हैं उसमें कमी आएगी। ऐसा जो है केंद्र की सरकार बताने की कोशिश करेंगे, जिसे विपक्ष की पार्टियां विरोध कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर के केंद्र की जो सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार, उसके दोनों हाथ में लड्डू है। विपक्ष की पार्टियों ने अगर विरोध किया तो जनता के सामने आने वाले चुनाव में जनता के सामने इस मुद्दे को लेकर सामने जाएंगे और देश की जनता को यह बताने की कोशिश करेंगे, भाई हम तो चुनाव में जो भारी भरकम खर्चे होते हैं वो जनता का पैसा है, उसको हम कमी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मसला आसान नहीं है। नमस्कार।